वेरी गुड आफ्टरनून। अब देख रहे हैं हम व्हील्स एंड टायर्स। व्हील्स एंड टायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑटोमोबाइल। बिना इंजन के कार को खींचा जा सकता है। बिना इंजन के भी पहले गाड़ियां चलती थी, घोड़ा खींच लेता है उसको, समझ रहे हैं? बैलगाड़ियां चलती हैं, घोड़ा गाड़ियां चलती हैं, लेकिन सब में टायर होते हैं। बिना इंजन के तो वाहन को चलाया जा सकता है, मगर टायरों के बिना यह संभव नहीं है। तो व्हील्स एंड टायर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो सारे ही हैं। पिस्टन रिंग, उसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जाता, और व्हील्स एंड टायर्स को तो कोई कुछ सोचता ही नहीं है। पर उसका पता तब चलता है जब दो टायर एक साथ पंक्चर हो जाते हैं और फिर रास्ते में खड़े होकर गाड़ी वालों को हाथ देते रहो। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये व्हील्स एंड टायर्स को ऑटोमोबाइल में सिर्फ घूमने चलने की शक्ति नहीं देनी है उसने, उसके अलावा वाहन के भार को भी लेना है। वाहन का भार पूरा पूरा टायर पर नहीं होता है। वाहन का भार कहाँ होता है? स्प्रिंग्स के ऊपर होता है, एक्सल्स पे। और ये जो व्हील्स एंड टायर्स हैं, ये इस तरह से एक खाली कैंटिलीवर बीम की तरह कार्य करते हैं। उस एक मेन बीम को ये सहारा देते हैं दो किनारों पर। समझ में आ रही बात? तो इसको काफी मजबूत होना चाहिए। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब इसके ऊपर इतना भार है, और इसके अलावा ये जो सड़क के झटके हैं उन्हें भी गाड़ी के चैसी, उसकी बॉडी फ्रेम, उस पर बैठे ऑक्यूपेंट चाहे पैसेंजर हैं या गुड्स हैं, वहां तक जाने से भी रोकना। इसीलिए रबर के टायर लगाए जाते हैं ताकि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लें, ताकि वो एक कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करें। समझ में आई बात? तो इतना सब काम करने के लिए इसको जरूरी है कि यह पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। ये लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, जल्दी से घिसने वाला भी नहीं होना चाहिए। ये स्टैटिक एंड डायनामिक, जब यह खड़ा है तब भी और जब यह चल रहा है तब भी यह बैलेंस होना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्या बात समझ में आ रही? बैलेंसिंग का मतलब कि जब ये चले तो चलने में ये इस तरह से वॉन्डरिंग ना करे, यानी इसका यहां पर फूला हुआ जैसा भाग अगर बाहर को होगा तो ये फिर वॉन्डरिंग करेगा। उसी तरह से जब व्हील्स एंड टायर्स मिलकर, ये वाला और ये वाला हिस्सा मिलकर व्हील बनता है। ये टायर है और ये व्हील है, ये रिम नहीं है। ठीक है, बोल देते हैं साधारण भाषा में क्या इसको? रिम। बट ये प्रेस्ड स्टील की डिस्क टाइप व्हील है। रिम इसका ये वाला हिस्सा है जिस पे मैं ये उंगलियां लगा रहा हूं, ये इसका रिम है। ये जो गहराई है इसे वेल कहते हैं। वेल माने कुआं। तो ये गहरा है तो यहां पर इसको बोल दिया वेल। ये रिम है और ये डिस्क है। ये क्या है? डिस्क। तो टायर को तो अभी करते हैं साइड, ये व्हील को रखते हैं सामने। और इसमें ये जो होल्स हैं, ये होल्स हैं फॉर कूलिंग ऑफ द व्हील ड्रम या ब्रेक ड्रम। जो बार बार ब्रेक लेने से व्हील ड्रम गर्म हो जाते हैं, तो उन्हें ठंडा करने के लिए ये होल दिए हुए हैं ताकि इस रास्ते से हवा प्रवाहित होकर व्हील ड्रम को ठंडा कर सके, ताकि फिर ब्रेक फेडिंग ना हो। और यहां पर छेद हैं जहां मैं उंगली डाल रहा हूं, ये होल्स हैं टायर को फिट करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये डिस्क अलग है और रिम अलग है। अब ये डिस्क इस रिम के साथ तीन तरह से सेट फिट होती है।
ये इसकी वेल के बीचों बीच एक सेंटर लाइन लगाएंगे। यदि यह सेंटर लाइन पर ये डिस्क फिट है, ये वाली डिस्क इस रिम के सेंटर लाइन के साथ अगर मिली हुई है, वहां जाके वेल्ड की हुई है, ये थोड़ा अंदर वेल्ड की हुई है। यदि ये डिस्क ये बीचों बीच फिट है, वेल्ड की हुई है, तो यह जीरो सेट कहलाती है। क्या कहलाती है? जीरो सेट। जब ये डिस्क इस सेंटर लाइन से अंदर है, यानी रिम की सेंटर लाइन डिस्क से बाहर है, यह कहलाता है आउट सेट। क्या कहलाता है? आउट सेट। अब एक पोजीशन ये आती है कि ये इतना अंदर सेट कर रखा है, यहां पर ना करके इसको सेंटर लाइन से थोड़ा सा बाहर ही वेल्ड कर दिया, तो वहां पर कहलाएगा वो इन सेट। क्योंकि इन सेट कौन है? सेंटर लाइन। इस रिम की सेंटर लाइन डिस्क की सेंटर लाइन के अंदर है, तो वह इन सेट है। ठीक इसकी सेंटर लाइन पर ही डिस्क वेल्ड है, तो वह जीरो सेट है। यदि इस सेंटर लाइन से डिस्क अंदर जाकर वेल्ड है, तो वो कहलाती है आउट सेट। समझ गए? ये तीन तरह से ये प्रेस्ड स्टील का डिस्क व्हील है। 90% कारों में इसी तरह के व्हील्स मिलते हैं। अब ऐसा भी नहीं कह सकते मिलते हैं, मिलते थे पहले। अब इनकी जगह थोड़ा एलॉय व्हीलों ने ले ली है। ये व्हील मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो टायर है वो है यही प्रेस्ड स्टील की डिस्क टाइप। मैक्सिमम वाहनों में इन्हीं को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यह सरल है, ये मजबूत है, काफ़ी रिलायबल है। बरसों से ये कारों का एसयूवीज का एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स को सबको ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ला और ले जा रहा है। तो ये जांचा परखा पक्का टायर है, पक्का व्हील है। समझ में आ रही बात? अब इसकी जगह कई स्पोर्ट्स कारों में वायर्ड व्हील यूज होते हैं, जिनमें इनकी जगह स्पोक होते हैं। मोटरसाइकिलों में भी वायर्ड व्हील यूज होते हैं, और कई लोग उनको हटाकर अलॉय व्हील लगा लेते हैं, जबकि वायर्ड व्हील अलॉय व्हील से ज़्यादा मजबूत है। समझ में आ रही? परंतु उसके साथ ट्यूबलेस टायर को फिट करना मुश्किल है। वायर्ड व्हील अभी तो है नहीं, बहुत सारे लोगों ने तुमने देखा है उसको बाइकों में, कुछ दिन पहले भी दिखाया था मैंने। एक यह है, ये लाइट एलॉय व्हील है। इसमें एल्यूमिनियम एलॉय के साथ मैग्नीशियम भी मिलाया जाता है। मैग्नीशियम इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसमें कोरोजन ना हो। जब भी व्हील एंड टायर सड़क पे चल रहे होते हैं, तो सड़क पे बहुत सारा ऑयल, डीजल और अन्य केमिकल पड़ा हुआ रहता है, तो वह सब भी इन टायरों में और रिमों में लग रहा है। बरसात हुई है, पानी के साथ वो मिक्स होकर एक दूसरे के टायरों से छलक कर वो दूसरे टायरों में पड़ता है। और मैंने कई बार भी बताया कि पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे लुब्रिकेंट हो, सब में सल्फर मिला हुआ रहता है। सल्फर क्या है? एक कैटलिस्ट की तरह उसमें प्रयोग करते हैं। तो वो सल्फर पानी के साथ मिलकर वह H2SO3 या H2SO4 यह सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, जिस कारण से इंजन पार्ट्स, एग्जॉस्ट सिस्टम आदि में कोरोजन होता है। उसके अलावा वो सड़क पर जब पड़ा रहता है, तब भी वह व्हील्स एंड टायर्स पर अपना दुष्प्रभाव डालता है।
तो कोरोजन इसके लिए बहुत ही हानिकारक है, खासकर एलॉय व्हील के लिए। इसलिए इसे कोरोजन रोधी बनाने के लिए इसमें मैग्नीशियम मिलाया जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसको कर देते हैं अब हम साइड। व्हील्स एंड टायर्स को पहले तो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। यह स्टैटिकली जब खड़ा रहे तब भी वो सीधा होना चाहिए, और जब चल रहा है तब भी वह सीधा चलना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की वांडरिंग या वॉबलिंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह स्टीयरिंग कंट्रोल में फिर दिक्कत करेगा। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी सड़क के साथ सही एडहेशन होना चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ग्रिप मिलनी चाहिए उसको। यह पर्याप्त मजबूत के साथ साथ हल्का भी होना चाहिए ताकि अनस्प्रंग वेट को कम से कम रखा जाए। इसमें जो मटेरियल यूज होता है बेटा वो काफ़ी टायर्स में बहुत ही फाइन मटेरियल यूज होता है। बहुत प्रकार के मटेरियल इसमें यूज होते हैं। ये टायर दिखने में ऐसे ही लग रहा, टायर में बाद में जाएंगे क्योंकि वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। समझ में आ रही? तो अभी देखो सिर्फ व्हील। व्हील का मैंने क्या बोला, ये भाग अलग है, यहीं से देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये डिस्क इसके साथ वेल्ड की हुई है, ये प्रेस्ड स्टील की डिस्क है, ये अलग पार्ट है जो कि इस रिम के साथ वेल्ड किया हुआ है, और ये वाला हिस्सा है रिम। अब इस रिम में ये जो गहरा हिस्सा है ये है वेल। ये इसलिए है ताकि, और ये जो साइड की इसकी दीवारें हैं इनमें टायर की बीड बैठती है, ये बीड की सीट है। और यहां पर ये थोड़ा सा टेपर है, झुकी हुई या सीधी नहीं है, ये थोड़ा सा टेपर है ताकि टायर इसके साथ सही ढंग से पकड़े इसको। ये जो टेपर एंगल होता है ये 5 से 15 डिग्री होता है। कितना होता है? 5 से 15 डिग्री। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन्हें तुम फटाफट नोट कर लो बेटे, बाद में ये एग्जाम में आते हैं कि टायर की बीट सीट का व्हील्स में जो रिम के अंदर टायर जहां पर बैठता है बीट का एंगल क्या होता है, बीट सीट का एंगल कितना होता है, वो 5 से 15 डिग्री होता है। इसी तरह से जो एबीएस में व्हील स्पिन सेंसर लगा रहता है तो पोल शू और सेंसर के बीच का क्लियरेंस कितना होता है? अब भी कुछ दिन पहले ही मैंने तुमसे खूब सारे एमसीक्यूज करवाए, मगर ये वाला एमसीक्यू ये वाला क्वेश्चन कहीं आया ही नहीं। मगर मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसके बीच में कोई भी सेंसर है वो पोल शू से थोड़ा सा दूर रखा जाता है। आमतौर पर वो क्लियरेंस कितना होता है? 0.5 से 0.7 mm, कहीं कहीं ये 0.7 से 1 mm तक हो सकता है। अच्छा, कम टू हियर, इसको ये है प्रेस्ड स्टील का डिस्क व्हील। अभी थोड़ी देर पहले बाइक का मैंने दिखाया था वो था एलॉय व्हील, और एक जो तीसरे टाइप का खूब चलने वाला था, पहले बाइकों में खूब चला पर अब वह सिर्फ स्पोर्ट्स कारों में है और बुलेट में है। अभी भी रॉयल इनफील्ड की बुलेट में है वायर्ड व्हील, लेकिन पब्लिक डिमांड क्या है? एलॉय व्हील। तो फिर वो तो एलॉय व्हील ही यूज करेंगे, जो पब्लिक चाहेगी वही कंपनी यूज करेगी। ठीक है, अब इसके भाग ये है, ये वाल्व बॉडी कह देते हैं इसको, ये वाल्व है ताकि इस रास्ते से इसके अंदर हवा भरी जा सके। अब ये जो टायर है, इस टायर का ये वाला हिस्सा है बीड। क्या है? बीड, BEAD, बीड। ये तारों के गुच्छा है और उसको फिर रबर के साथ और फिर और बहुत सारी चीज़ों से इसको बुना हुआ है। स्टील की बेल्ट है इसमें, पॉलिस्टर की बेल्ट है इसमें, कॉटन की भी बेल्ट हो सकती है। समझ में आ रही? तो ये बीड यहां बैठी रहती है,
और ये सील हो जाती है। तब इसमें यहाँ से जब भी जो भी हवा भरी जाएगी वो इस वेल में और यहाँ जो खाली स्थान है इधर भर के तब पूरी हवा इन दोनों के बीच में आ जाती है और ये ट्यूबलेस टायर बन जाता है। समझ में आ रही? टायर दो ही प्रकार के, वैसे टायरों के बहुत प्रकार हैं और अगर वैसे देखें तो एक ट्यूब वाला टायर है और दूसरा ट्यूब रहित टायर है। ये टायर बहुत प्रकार के हैं। ये ओपन शोल्डर टायर जिनके कंधे खुले रहते हैं, वो स्नो टायर भी होते हैं, बर्फ में भी यूज होते हैं। वो खेतों में देखे थे उसके टायर, देखे हैं ट्रैक्टर के टायर ओपन शोल्डर टायर होते हैं, ताकि जो भी चीजें इसके बीच में आए वो इधर से साइड से निकल जाए और यहां पकड़ बनी रहे। यदि वो बर्फ में भी चलेगा तो जो बर्फ है वो कट के बाहर आ जाएगी और टायर जो है सड़क के साथ एक पकड़ बना लेगा। वो कहलाते हैं ओपन शोल्डर टायर। गर्मी में चलने वाले टायर अलग होते हैं, बरसात में चलने वाले टायर अलग होते हैं और बर्फ में चलने वाले टायर अलग होते हैं। पर भारत में एक ही टायर चारों ऋतुएं झेल लेता है। हमारा खुद झेलता है ये MRF का। तो बाकी बात हम क्या करें? इतनी बात समझ में आ रही है कि यह हल्का भी होना चाहिए, ये मजबूत भी होना चाहिए, ये सड़क के झटकों को सहन करने वाला भी होना चाहिए और इसकी टायर की सड़क के साथ पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तभी वाहन चलेगा। अन्यथा स्लिप करेगा, स्किड नहीं करेगा। वो स्किडिंग और स्लिपिंग में अंतर है। स्किड होता है टायर जब टायर घूमना बंद कर दे। जब टायर घूमना बंद कर देता है और वाहन आगे की तरफ को चलता ही रहता है या आगे की तरफ को जाता है या अनियंत्रित होकर कहीं को भी स्किड कर रहा है, वो कहलाती है स्किडिंग। और पहिया अपने धुरे पर ही घूम रहा है तो वो हो रहा है स्लिप। ठीक है। इसके अलावा ये जो रिम है, रिम के प्रकार मैंने बता दिए, जीरो सेट, इन सेट और आउट सेट। एक होता है रिवर्सिबल, यानी इस डिस्क को हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, पर इसकी जगह पर पहले से स्प्लिट रिंग प्रयोग किए जाते थे, जिसमें कि आधा रिम अलग होता था, ये रिंग अलग होता था, बाद में ऐसे जोड़ते थे। पुराना स्कूटर का टायर वो है स्प्लिट रिम। कई तो बड़े वाहनों में भी स्प्लिट रिम होता है, यहाँ नहीं, विदेशों में। जो बड़े ट्रक हैं, ट्रकों का जो ट्रक बसेज हैं, हैवी व्हीकल्स, उसके रिम कुछ अलग किस्म के होते हैं। समझ में आ रही? उसके रिम अलग किस्म के हैं। ये ट्यूबलेस टायर का रिम है। ट्यूब वाले टायर का रिम दिखने में ऐसा ही दिखेगा, मगर उसके इन कोनों में फर्क होता है। इसके अंदर ट्यूब लगाया जा सकता है और इसको ट्यूबलेस भी चलाया जा सकता है, पर जो ट्यूब टायरों की जो रिम होते हैं उन्हें ट्यूबलेस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये बीट को पकड़ने के लिए उसमें वो जगह नहीं बनी हुई रहती। समझ में आ रही? तो ये जो वेल है ये बहुत काम करता है। एक तो ये हवा को रोकता है, दूसरा ये क्या करता है, इसके अंदर हम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सेंसर लगा सकते हैं। प्रेशर सेंसर कई TPMS वाले यहाँ पर लगा देते हैं। बार बार ये रिम खुलेगा नहीं, फिर TPMS अलग से पढ़ाऊंगा तो उसके लिए फिर रिम खोलना पड़ेगा कि वो सेंसर कहाँ पर लगा रहता है। वो इधर लगा रहता है, ताकि वो इस रिम के अंदर कितनी हवा है उसकी सूचना, वो जो भी प्रेशर सेंसर, ज़्यादातर किस टाइप के सेंसर यूज किए जाते हैं प्रेशर के लिए, प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए, जोर से बोला कर, पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का। क्योंकि जब भी वह उसमें वेरिएशन होगा तो वह एक विद्युत धारा पैदा करेगा, तो वह सिग्नल जनरेट करता है। तो वो TPMS का जो अंदर एक उसका कंट्रोल यूनिट लगी हुई है, जो उसका ECU लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, उसको वो सिग्नल जनरेट कर रहा है।
समझ में आ रही? क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। ये ट्रांसमीटर है तो वहाँ वो उसका रिसीवर है, जो भी ये सिग्नल दे रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, उसको वो रिसीव कर रहा, और रिसीव कर कर वो ऑनबोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम OBD2। OBD2 क्या है? OBD2 यह है कि उस वाहन में जो कंप्यूटर लगा हुआ है वो सेंसरों से जो भी सूचना मिल रही है उसको, यदि कोई माल फंक्शन हो रहा है, टायरों का प्रेशर अनइवन है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, और कोई पंक्चर हो चुका है, इसकी सूचना वह ऑन बोर्ड दे, वो ड्राइवर को दिखाई दे। कोई भी किसी भी किस्म का फॉल्ट आ रहा है तो उसकी सूचना बोर्ड में ड्राइवर को दिखनी चाहिए, ताकि वो उसको मैकेनिक के पास ले जाकर स्कैन करे, उसको डिटेक्ट करे और उस फॉल्ट को दूर करे। ये है OBD2 का मतलब। OBD1 था पहले, जब तक स्कैनर नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं नजर आएगा सामने डैशबोर्ड पर, वो प्रदर्शित नहीं करता था उस चीज को। OBD2 आने से ये हो गया कि हम बाहर से उस पर लैपटॉप भी लगा सकते हैं, और लैपटॉप लगाने से पहले ही वो हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप जला हुआ है, वह बता दे रहा है कि टायर में हवा कम है या कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई व्हील स्पिन सेंसर काम सही ढंग से नहीं कर रहा या क्या नहीं कर रहा, वो सारी कहानी उस पर बता देता है। इस रिम में कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, इसमें बहुत कुछ लिखा है जिसमें तुम्हारे मतलब का है 4.5J × 13। बाकी ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। ये इसके नंबर होते हैं 5.5B13, या ये 4.5J14, या ये है 4.5J × 13। तो ये जो नंबर हैं, ये J है, इसमें कुछ नंबर हैं कुछ लेटर हैं। जो नंबर हैं ये 5.5 है, तो ये रिम के विड्थ को, जो पहला वाला लेटर है ये है इसकी विड्थ, यानी ये 5.5 इंच का है, या ये 4.5 इंच का है रिम की चौड़ाई। यहां पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ है इसको अगर हम तुम्हें ऐसे दिखा रहे हैं तो ये ऐसा ही दिखेगा। तो ये जो इसके अंदर ये वाला स्थान है, ये है इसकी चौड़ाई, रिम विड्थ, समझ रहे? ये है रिम विड्थ, और ये जो है ये इसका टोटल डाया है, ये वाला हिस्सा डाये का है। ये तो एक्सल का, और यहां पर जो स्टड आएंगे एक्सल में लगे हुए, उन स्टडों से फिर इसमें टाइट करना है, और ये होल्स हैं फॉर कूलिंग, और ये यहां पर भी एक होल है जो कि है इस वॉल बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसमें जो 5.5 या 4.5 है, ये इसकी विड्थ है। ये BJ ये इसके रिम प्रोफाइल है। ये रिम प्रोफाइल J भी हो सकता, K भी हो सकता, JJ, JK एंड B, ये इनकी रिम प्रोफाइल है। ये इस तरह से डिजाइन की जाती है ताकि यह बीड की डिजाइन के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सके। जिस तरह की भी बीड प्रोफाइल होगी, उस बीड प्रोफाइल के कंप्लायंस में उसकी तरह ही ये रिम डिजाइन होते हैं। तो ये जो W है वह रिम की विड्थ है, वो पहला वाला हिस्सा है ये, और ये जो B है या J है या JK है या JJ है, ये उसकी रिम प्रोफाइल है। और ये जो 13, 14 पीछे हैं, ये इसके रिम का डाया है। समझ में आ रही? ये टायर, व्हील्स एंड टायर एक ऐसी इंडस्ट्री है
जिसमें दोनों डायमेंशन एक साथ होती हैं, मिलीमीटर में भी और इंच में भी। यहां गड़बड़ नहीं करनी है, किसी तरह का अपने दिमाग में भ्रम नहीं पालना है। समझ में आ रही बात? इसमें टायरों का जो साइज होता है उसमें भी मिलीमीटर में भी होते हैं और इंचेज में भी होते हैं। रिम में भी मिलीमीटर में भी हो सकते हैं और इंचेज में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसा है? प्रेस्ड स्टील का, प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील है। और जो नीचे रखा हुआ क्या था? एलॉय व्हील। तीसरा टाइप का वायर्ड व्हील। समझ में आ रही? तो जो वायर्ड व्हील है उसमें जो भी झटके पड़ रहे हैं सड़क के, वो लिए जा रहे हैं वायर के द्वारा। कब? जब वो तन रहे हैं। ठीक है, इस पे लिखी टर्मिनोलॉजी भी पता चल गई। ये जो एलॉय व्हील है ये लाइट एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम के हैं। कई में इसमें डिस्क यानी रिम स्टील का होता है और उसके साथ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय के इस तरह के। ये चीज एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय की होती है और ये जो बीच का रिम है ये स्टील का होता है, ज्यादा मजबूती देने के लिए इसमें। ठीक है, लेकिन एलॉय व्हील में, लाइट एलॉय व्हील में मैग्नीशियम मिलाया जाता है। सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे। कल पढ़ेंगे टायर्स।